हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। शिवानी अपने कमरे में अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाल बोल रही थी, मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं हैं। क्या पहनेंगे हम कल मीटिंग में? तभी वहाँ राघव आया। उसने पूछा, क्या हुआ शिवानी दी, आपने अपने कमरे को कचरा पेटी क्यों बना दिया है? शिवानी ने उसे देख कहा, कल की मीटिंग में पहनने के लिए कपड़े देख रहे हैं, एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है हमारे पास। तभी अभय की आवाज़ आई, ये तुम्हारे लिए पार्वती काकी ने भिजवाई है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। शिवानी उसके पास गई और उसके हाथ में पकड़ा पैकेट खोला। उसमें एक ब्लू कलर की साड़ी थी। उसे देखते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अभय ने कहा, लगता है अनिकेत तुम्हें पसंद आ गया। कुंवर साहब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वरना तुम्हें कुछ भी इतनी आसानी से पसंद नहीं आता। शिवानी बोली, दिलचस्प है। वो बिस्तर पर बाकी कपड़े किनारे कर साड़ी देखने लगी तो राघव ने कहा, हमारा होमवर्क करने में हेल्प करो आप पहले। अभय ने कहा, चलो हम कर देते हैं, वो आज तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। जैसे ही वो बाहर गया, सामने बादल जी नजर आए। वो उनसे लिपटते हुए बोला, बाबा आप आ गए, कात्यायनी दीदी कैसी हैं? बादल जी ने कहा, वो ठीक है, फिर आपके रुद्राक्ष भाई साहब हैं ना, उनका ख्याल रखने के लिए। वो मन में बोले, कितना लगाव हो गया है राघव को हुक्मरानी सास से। आखिर में बहन है वो, कितना परवाह करती हैं इसके। बादल जी ने सबको राघव की सच्चाई बताई तो हर कोई ये जानकर हैरत में था। सबके दिल में एक ही ख्याल था, भगवान के खेल भी निराले हैं। कात्यायनी की शादी हुई तो उस घर में जहाँ उसका भाई था। वीना जी ने कहा, उन्होंने भी कम तकलीफें नहीं सही हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखना, फिर इतनी नफरत बर्दाश्त कर उस घर में रहना। बादल जी ने कहा, हुकुम सा और हुक्मरानी सा दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझते होंगे। दोनों का दर्द जो एक जैसा है, दोनों की जिंदगी में एक दूसरे का साथ उनके पुराने घाव भर देगा। इधर रुद्राक्ष और कात्यायनी के कमरे में रुद्राक्ष ने कात्यायनी के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह उसे धीरे धीरे बिस्तर तक ले गया। दोनों दूर हो एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। कात्यायनी रुद्राक्ष की आंखों में अपने लिए चाहत देख सकती थी। वो उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके गले लग गई। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कात्यायनी कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन आप हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, वरना हम आपको पीटने से पहले सोचेंगे भी नहीं। रुद्राक्ष उसकी धमकी सुन हंस पड़ा। उसने उसे बाहों में उठा लिया और कहा, देखते हैं आप क्या क्या करती हैं। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया। धीरे धीरे वो उसके चेहरे और उसकी उंगलियों को चूमने लगा। वक्त के साथ कात्यायनी का डर भी खत्म हो गया। रुद्राक्ष ने हाथ बढ़ा लाइट बंद कर दी। अगली सुबह कात्यायनी रुद्राक्ष से लिपटी सो रही थी। रुद्राक्ष ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, 9 बजने वाले हैं, जागने का मूड है? कात्यायनी ने आंखें बंद किए ही कहा, अभी नींद आ रही है। वो दूसरी तरफ पलट गई। रुद्राक्ष ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, हम आपके लिए नाश्ता ले आते हैं, खाकर आराम से सोती रहिएगा। कुछ देर में वो उसके लिए नाश्ता लाया और उसे अपने हाथों से खिलाया। कात्यायनी ने आंखें भी नहीं खोली, बस उसके ऊपर लीन हुई बैठ चबाती रही। रुद्राक्ष वापस प्लेट रखने रसोई में गया तो मोहिनी जी ने पूछा, कात्यायनी कहाँ है? उन्हें इस वक्त नीचे होना चाहिए। रुद्राक्ष ने कहा, वो सो रही है, वो रात भर मेरे साथ खेल रही थी। गायत्री जी ने कहा, सब मासा के सह देने का नतीजा है। रुद्राक्ष ने कहा, हमने कहा था हमारी गुड़िया कोई काम नहीं करेगी। वो अपने कमरे में चला गया। चंद्रप्रभा जी कुछ दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उन्होंने मन में कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना रुद्र का सह पाकर कहीं कात्यायनी इस घर में हुक्म न चलाने लगे। सागर अपने केबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी मीरा ने आकर कहा, सर, आज मिस्टर अनिकेत रावत के साथ आपकी मीटिंग है,
मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। तभी शिवानी की आवाज़ आई, मीटिंग की सारी फाइल्स मुझे दे दो, मीटिंग हम अटेंड करने वाले हैं। सागर ने नजरें उठा सामने देखा, ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी के साथ कानों में डायमंड ईयररिंग्स, बाएं हाथ में सिल्वर घड़ी के साथ दूसरे हाथ में ब्लू एंड सिल्वर कलर की चूड़ियाँ थी। न्यूड लिपस्टिक के साथ उसने अपने बाल खुले रखे हुए थे। सागर उसे देखता रह गया। उसने पूछा, क्या मैं सपने में हूँ? शिवानी ने उसे आंखें छोटी कर देखा, फिर उसके पास आई और उसके हाथ में जोर से पिंच कर लिया। वह चीखते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, इतनी जोर से कौन पिंच करता है? देखो मेरा गोरा हाथ कितना लाल हो गया, ऐसा लग रहा है अभी खून निकलने लगेगा। शिवानी उसके चेयर पर बैठते हुए बोली, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें लग रहा है तुम सपने में हो। तुम्हें हकीकत से वाकिफ करवा रही थी। सागर ने उसे देखते हुए कहा, क्या करें, आज तक आपको इतना तैयार नहीं देखा ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा आपको लड़कियों की तरह सजना संवरना भी आता है। शिवानी ने तिरछी नज़रों से उसे देखा तो वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गया। फिर से मुझे पीटने की तो नहीं सोच रही ना? सोच लीजिए, जिसे इम्प्रेस करने जा रही हैं उसके सामने आपका इम्प्रेशन खराब कर सकते हैं हम। शिवानी चेयर पर लीन होते हुए बोली, वैसे कौन सा मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा है जो तुम खराब कर दोगी? आज से मिस्टर रावत के साथ सारी मीटिंग हम अटेंड करेंगे। सागर ने मीरा को देखते हुए कहा, शिवानी दीदी को K&R रिसर्च सेंटर के डील के सारे फाइल्स के साथ मिस्टर। तभी शिवानी ने उसकी बात काट दी, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना हम यहाँ तुम्हारा वर्कलोड कम करने आए हैं और इसलिए 2-4 और प्रोजेक्ट मेरे सिर पर डालने की सोच रहे हो? हम सिर्फ मिस्टर रावत के साथ काम करना चाहते हैं और किसी की शक्ल भी नहीं देखनी। सागर ने धीरे से कहा, हम भी किससे उम्मीद कर रहे थे। सिर्फ लड़कियों की तरह तैयार हो जाने से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती। बिजनेस संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। शिवानी ने उसे देखा, भूलो मत, MBA में हमने तुमसे ज़्यादा नंबर लाए थे। हमारा खुद का एक ब्रांड है जो बहुत अच्छा चल रहा है। ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। सागर ने कहा, मार्क्स टैलेंट डिफाइन नहीं करते। हम वैसी 4 ब्रांड अकेले संभाल रहे हैं। शिवानी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, तो रुद्र और अभय तुम्हारी पूजा करने आते हैं यहाँ? सागर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। वह खड़ी हुई और मीरा को देख बोली, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, जो कुछ समझना होगा बता देना। उसके जाने के बाद सागर मुंह बनाते हुए अपने चेयर पर बैठ बोला, यहाँ किसी को काम नहीं करना। एक रुद्राक्ष भाई आते हैं सिर्फ भाभी साहब को ऑफिस दिखाने और एक ये आई हैं सिर्फ होने वाले जिया जी को पटाने। सारा काम हमें अकेले करना पड़ता है। सारी जवानी सिर्फ काम करने में निकल जाएगी, अपने लिए बीवी कब ढूंढेंगे? तभी दरवाजे से आवाज़ आई, हमें नहीं पता था तुम्हें शादी करनी है। हम मासा और बापू साहब से कह देते हैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देंगे। सागर ने दरवाजे पर देखा, अभय खड़ा था। वो बोला, कहाँ से होगी हमारी शादी, आप जोड़ंगा डाल बैठे हैं। अभय ने उसे घूर कर देखा। अनिकेत अपनी केबिन में बैठा था जब उसका इंटरकॉम से उसकी सेक्रेटरी ने कहा, सर आज R&S प्राइवेट लिमिटेड से। वह इतना ही बोल पाई थी। अनिकेत ने कहा, भेज दो उन्हें। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और किसी के अंदर आने के आभास हुआ। अनिकेत नज़र लैपटॉप पर किए हुए ही सामने चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठिए मिस्टर राणा, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। आपने जो भी प्रोग्रेस भेजी है वो सब सही है, लेकिन उसने नज़रें उठाकर सामने देखा। सामने शिवानी बैठे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। तब उसे उसकी बात याद आई। उसने कहा था कि वह बिजनेस मीटिंग अटेंड करेगी। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चुप क्यों हो गए, बोलिए ना। अनिकेत ने गहरी सांस छोड़ी और पूछा, मिस्टर राणा कहाँ हैं? शिवानी ने अपना हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, सागर अकेले सारा काम कर थक जाता है, इसलिए हम उसका वर्कलोड कम कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमने पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी किया है और जो समझ में नहीं आएगा आप हैं ना समझाने के लिए। अनिकेत ने मन में कहा, हमें सिर्फ मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए,
किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं इस पर नहीं। अनिकेत प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें बता रहा था और शिवानी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आखिर में अनिकेत ने उसे देख कहा, हमारा चेहरा देखकर आपको मीटिंग की डिटेल्स समझ में नहीं आएंगी। शिवानी ने कहा, क्या करें, आपके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही। उसने मन में कहा, नो डाउट ये रुद्राक्ष राठौर की बहन है, दोनों एक जैसे हैं, बेशर्म। शिवानी ने कुछ याद आने पर कहा, हम आपको बताना ही भूल गए, आप जिस राघव को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर में है। अनिकेत ने उसे देखते हुए पूछा, आप छोटे उस्ताद की बात कर रही हैं? शिवानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कात्यायनी आपको बताने वाली थी, लेकिन हमने ही मना कर दिया। हमने सोचा ऐसी बातें पर्सनली सामने से बतानी चाहिए। असल में ये रुद्राक्ष का आइडिया था। उसने ही कात्यायनी को कॉल करने से रोक दिया था और शिवानी को ये कहने के लिए उसे मनाया था। अनिकेत सोचने लगा, कात्यायनी बिल्कुल बदल गई है। अब सिर्फ उसे ससुराल वालों की फिक्र है, हमारी बिल्कुल भी नहीं। देख रही हैं जीजी, आपकी बेटी को छीन लिया कुंवर के परिवार वालों ने हमसे। तभी शिवानी की आवाज़ आई, कल ही बादल काका ने हमें सारी बात बताई। उन्होंने सालों पहले राघव को गोद लिया था। उन्होंने कात्यायनी को भी अपनी बेटी माना है। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखते हुए कहा, लंच टाइम हो गया है, क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करने बाहर चले। अनिकेत मना करने वाला था, लेकिन शिवानी ने कहा, उस दिन हमने आपको धोखे से हराया था, उसके बदले हम आपको लंच ऑफर करना चाहते हैं। क्या इतना भी हक नहीं है हमें? अगर आज आपने मना किया तो हमें रोज़ यहाँ आकर आपसे पूछना पड़ेगा लंच के लिए। अनिकेत ने उसे घूरते हुए कहा, मैं रोज़ आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो अपना कोट उठा बाहर निकल गया। शिवानी ने दरवाजे को देखते हुए कहा, ये शक्ल तो अब आपको पूरी ज़िंदगी देखनी पड़ेगी मिस्टर रावत। इतनी आसानी से हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे आप। वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दी। यहाँ रुद्राक्ष और कात्यायनी के कमरे में कात्यायनी जागने के बाद बिस्तर पर बैठी। तभी रुद्राक्ष सीक्रेट रूम से बाहर आया। उसने पूछा, नींद पूरी हो गई? कात्यायनी ने नाराजगी से कहा, आपने ढंग से सोने कहाँ दिया? वैसे अचानक आपको ये सब करने की क्यों सूझी? रुद्राक्ष उसके पास बैठा और उसे बाहों में लेते हुए बोला, पत्नी हैं आप मेरी, हम दोनों के बीच इतनी करीबी तो होनी चाहिए। फिर हमने सोचा हमारे दादा सा चाहते थे कि हम उन्हें जल्दी ही परदादा बनाएं, तो क्यों न उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। वो उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बाथरूम में चली गई। वो फ्रेश हो बाहर आई तो रुद्राक्ष उसके लिए लंच लेकर आ चुका था। कात्यायनी ने पूछा, आपको डर नहीं लगता हमारे खाने में कुछ मिला हो सकता है? रुद्राक्ष उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, फिक्र ना करें, इस पूरे हवेली में हमारे सीक्रेट कैमरे लगे हैं, सब पर हमारी नज़र होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों ने साथ लंच किया। इधर रेस्टोरेंट में जैसे ही अनिकेत और शिवानी अंदर गए, एक आदमी ने आकर कहा, मैंने आप दोनों के लिए कपल प्राइवेट रूम तैयार करवा दिया है। अनिकेत ने शिवानी को देखते हुए कहा, कपल? शिवानी मुस्कुराई, हम दो हैं और दो का मतलब ही कपल होता है। दोनों जैसे ही उस प्राइवेट रूम में आए, वहाँ की सजावट कपल के हिसाब से की हुई थी। अनिकेत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, शिवानी ने कहा, हम जानते हैं आप यह कहेंगे कि हम आपको लेकर कोई गलत फहमी ना पालें। ये सब करने से आप हमसे इम्प्रेस नहीं होंगे, लेकिन गलत फहमी आपको हुई है। हम तो बस आपको स्पेशल फील करवाना चाहते थे, इसलिए ये सारी तैयारियां करवाई। उसने उसके लिए कुर्सी खींची। अनिकेत उसे देखते हुए दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। शिवानी हल्के से बुदबुदाई, ये तो बड़े जिद्दी निकले। चौहान हवेली में शिवम गौरी के पास एक पेपर लेकर आया। गौरी ने उसे देखते हुए पूछा, आप चाहते हैं हम जमीन आपके नाम कर दें? शिवम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या फ़र्क पड़ता है गौरी, वो ज़मीन हमारे नाम हो या तुम्हारे। तुम रुद्राक्ष और कात्यायनी से बात करके इन पेपर्स पर उनके साइन ले लेना। हमें तुम्हारे नाम के साथ होटल बनाने की परमिशन नहीं मिल रही है। उसके बाद हम होटल का काम शुरू कर देंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा वो होटल बनकर तैयार हो चुका होगा। गौरी कुछ सोचने लगी। शिवम ने पूछा, तुम्हें हम पर यकीन नहीं है क्या?
गौरी ने कहा, हमें कात्यायनी भाभी की बात गलत नहीं लगी थी। हम हमेशा से कुछ करना चाहते थे। हम वो होटल संभाल लेंगे, आप है ना हमारी। तभी कौशल्या जी वहाँ आते हुए बोली, हमने सोचा हमारी बहू पेट से है तो उसे जितना हो सके उतना आराम दें, लेकिन वो तो घर से बाहर निकलकर काम करने के बारे में सोचने लगे। अगर आपके पास काम की कोई कमी हो गई है बिंदनी सा, तो रसोई में चलकर हाथ बटा दें। शिवम सही कह रहा है, घर कारोबार सब लड़कों के नाम पर ही अच्छे लगते हैं। हमें क्या पता आपके पेट में बेटा है कि बेटी। अगर बेटी हुई तो उसके नाम पर कारोबार कैसे रख सकते हैं। गौरी उनकी सोच सुन देखती रह गई। उसने शिवम की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतने लगे। कौशल्या जी रोज ही गौरी से घर के बहुत सारे काम करवाने लगी थी, ये कहकर कि गर्भावस्था में ये आने वाले बच्चे के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से वो थकी रहती थी। उसने शिवम से बात की तो उसने कहा, माँ को इस बारे में तुमसे ज़्यादा पता है। अगर वो कुछ कह रही हैं तो हमारे होने वाले बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही होंगी। इधर राठौर हवेली में कात्यायनी रुद्राक्ष के लिए नाश्ता बना रही थी जब चंद्रप्रभा जी ने उससे आकर कहा, छोटी कुंवर रानी सा, आप रुद्राक्ष को रोज उनकी दवाइयाँ तो दे रही हैं ना। कात्यायनी ने उन्हें देखते हुए कहा, जी दादी साहब, हम उन्हें बिना एक दिन छोड़े इनकी दवाइयाँ दे रहे हैं। देखें ना, दवाइयों का कितना अच्छा असर है। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और हर वक्त बिल्कुल शांत रहते हैं। हमें पूरा यकीन है इस बार की दवाइयों से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लगता है माँ दुर्गा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। चंद्रप्रभा जी मुस्कुराई। वो अपने कमरे में आई और उस डॉक्टर को कॉल किया जो रुद्राक्ष का इलाज कर रहा था। सामने से डॉक्टर ने कॉल पिक करते हुए कहा, अच्छा हुआ हुकुम मासा, आपने खुद ही कॉल कर लिया। आप तो नागिन निकले। एक तो हमने आपकी मदद की और आपने हमारे खिलाफ ही मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर दी। हमारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो गया है। आपने हमारा पूरा मेडिकल कैरियर बर्बाद कर दिया और हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। चंद्रप्रभा जी ने पूछा, ये क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब। हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, कैसी दवाइयाँ दी हैं आपने रुद्र को। कोई असर नहीं हो रहा उस पर। 15 दिन से खा रहे हैं वो। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा नाटक कर लेती हैं आप। जानबूझकर हमसे ऐसी दवाइयाँ देने को कहा था ना, ताकि उसे सबूत के तौर पर आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। वो दवाइयाँ मार्केट में नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से हमने आपके कहने पर रुद्राक्ष के लिए अरेंज की थी। अब हम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कॉल कट गया। चंद्रप्रभा जी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है। वो कुछ देर में सीधे रुद्राक्ष के कमरे में आई। दरवाज़ा खुला था। कात्यायनी रुद्राक्ष के कहने पर उसे अपने हाथों से नाश्ता करवा रही थी। वो अपने टैबलेट में ऑफिस के कुछ पेपर्स देख रहा था। दोनों उन्हें देखते ही खड़े हो गए। चंद्रप्रभा जी ने पूछा, रुद्र की दवाइयाँ कहाँ हैं छोटी कुंवर रानी साहब। कात्यायनी ने साइड टेबल की तरफ इशारा किया। चंद्रप्रभा जी ने दोनों डब्बे उठाते हुए कहा, आज से हम खुद उन्हें उनकी दवाइयाँ देंगे। वो उन्हें लेकर चली गई। कात्यायनी ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है, आपके खिलाफ जो भी साजिश हुई उसमें दादी सा कहाँ था। रुद्राक्ष ने बैठते हुए कहा, वो हमारी दादी सा हैं। वो हमारे खिलाफ ऐसा कुछ क्यों करेंगी। हम उनके लिए वैसे ही हैं जैसे प्रताप, विक्रम भाई और गौरी हैं। कात्यायनी ने सोचते हुए कहा, बलवंत चौहान भी हमारे पिता हैं कुंवर साहब, लेकिन उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने आपसे हमारी शादी का प्रस्ताव सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए दिया था। अभी उनकी आंखों में हमें गुस्सा नजर आया। उन्हें हम पर यकीन नहीं रहा। इसका मतलब उन्हें पता था कि वो दवाइयाँ क्या कर सकती हैं। आपको ठीक देख उन्हें हम पर शक हुआ है। रुद्राक्ष सोचने लगा, जिसने भी हमारे खिलाफ साजिश की है इस घर में, उसने ही हो ना हो हमारे मम्मी पापा को मरवाने की साजिश की होगी। अगर कात्यायनी का शक सही है तो दादी साहब अपने ही बेटी को क्यों मरवाएंगी। कात्यायनी किसी काम से शाम को नीचे आई तो विक्रम और देविका कॉलेज से वापस आए ही थे। विक्रम ने उसके सामने एक फ़ोन करते हुए कहा, छोटी कुंवर रानी साहब,
हम ये ओपन स्कूल के लिए फॉर्म लेकर आए हैं। देविका इसे भरने में आपकी मदद कर देगी। आप वहाँ एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर लेती? कात्यायनी ने फॉर्म हाथ में लेते हुए कहा। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त बस ये ठीक हो जाए, यही काफ़ी है। वो सीधे चंद्रप्रभा जी के कमरे में आई और बोली, दादी साहब, क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? हम उन्हें रोज़ उनकी दवाइयाँ खिलाते हैं। चंद्रप्रभा जी ने कहा, आप पर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं, फिर निहाल की भी देखभाल में आप मदद करती हैं, इसलिए हमने सोचा कि दवाइयों की जिम्मेदारी हम खुद अपने सर ले लें। कात्यायनी ने साइड टेबल से दोनों दवा के डब्बे उठाए और बोली, हम उनके लिए ही तो इस घर में आए हैं। अगर आपको हमारे रहते उनके लिए कुछ करना पड़ रहा है तो यह हमारी नाकामी है। आप फिक्र ना करें, हम उन्हें हर दिन उनकी दवाइयाँ खिला देंगे। वो वहाँ से चली गई। चंद्रप्रभा जी की मुट्ठियाँ कस गई। उन्होंने कहा, अब ये नाफरमानी पर उतर आई हैं। इतनी मुश्किल से सब कुछ हमारे हाथ में आया था। कहीं रुद्र ठीक हो गए तो सब कुछ हमारे हाथों से चला न जाए। तभी चंद्रशेखर जी वहाँ आते हुए बोले, क्या हुआ मासा, आप परेशान लग रही हैं? चंद्रप्रभा जी ने पूछा, आपने शादी से पहले कात्यायनी के बारे में पता तो किया था ना? चंद्रशेखर जी बोले, जी, वो बिल्कुल वैसी हैं जैसी लड़की हमें रुद्राक्ष के लिए चाहिए थी। चंद्रप्रभा जी ने कहा, नहीं, कुछ तो छूट गया है हमसे। आजकल पर निकलने लगे हैं छोटी कुंवर रानी साके, हमारे फैसलों के खिलाफ जाने लगी हैं। हमें तो ये भी लग रहा है वो रुद्र को दवाइयाँ नहीं दे रही। अगर देती तो अब तक इतने शांत कैसे हैं? हमने सोचा था हम रुद्र को उनसे दूर कर उन्हें आयुष को गोद लेने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन वो हमसे एक कदम आगे निकल गए हैं। जरूर दवा के बारे में पता है उन्हें। चंद्रशेखर जी ने सोचते हुए कहा, आप सही कह रही हैं मौसा, कुछ तो छूट गया है हमसे। हम प्रताप को उनके बारे में पता करने को कहते हैं। शायद गाय की जगह बाघिन लेकर आ गए हैं घर में, जो अकेले पूरे झुंड से सामना करने को तैयार खड़ी है। रही बात रुद्राक्ष की, आप फिक्र न करें, हम उनके लिए भी कुछ करते हैं। क्या कात्यायनी का शक सही है? क्या करने वाले हैं अब चंद्रशेखर जी? क्या दोनों बच पाएंगे उनके वार से, या कात्यायनी का सच आ जाएगा सामने? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।